नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से ये हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया अब देखेंगे कि जैसे आप हीमोग्लोबिन मतलब हीमो मतलब ब्लड से संबंधित यह बीमारी है। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड कहीं कट जाए, फट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए तो वह ब्लड रुकता नहीं है, यानी ब्लड का थक्का जमता नहीं है। हमारे शरीर से ब्लड का बहना जो है रुकता नहीं है। इस तरीके से यह बड़ी खतरनाक बीमारी है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है पैदा होने के बाद उनके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड रुकता ही नहीं है। और पहले होता था ऐसा कि उनकी डेथ हो जाती थी, कुछ छोटे ही बच्चे होते तो उनकी डेथ बाद में दवाओं के माध्यम से या तमाम ट्रीटमेंट के माध्यम से इस पर थोड़ा सा रोकथाम किया गया और रोकथाम भी हो गई। लेकिन यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है और यह भी एक यक्स संलग्न बीमारी है, यानी यक्स क्रोमोसोम्स। ये भी आप समझेंगे कि आनुवांशिक बीमारी है। और जो हमारे गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई पुरुषों में होते हैं, यक्स महिलाओं में होते हैं। तो यक्स गुणसूत्र पे जो है यानी महिला के जो यक्स गुणसूत्र होंगे यानी महिला ही इसका वाहक का काम करेगी। पुरुष में तो ये दिखाई देते हैं, पुरुष भी रोगी होते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस पुरुषों में ही होता है रोगी का। महिलाओं में भी रोगी के कम चांस होते हैं, लेकिन महिलाएं भी रोगी होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं, इसके वाहक का काम करती हैं, एक यानी कैरियर का काम करती हैं, ढोने का काम करती हैं। यानी आनुवंशिक रोग वही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच जाए, उसी को पूर्वजों से या संतानों में जो रोग पहुँचते हैं, जो लक्षण पहुँचते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये आपके यक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये इसके संलग्न होते हैं, इन्हीं पे ये जाते हैं। और इससे जो है आप देखेंगे कि इसमें इसको हमने इसके जो जीन्स को दिखाया गया, इसके जीन्स को कैसे दिखाया गया, जैसे जो यक्स आप देखेंगे मेल में यक्स वाई होता है और फीमेल में क्या होता है यक्स होता है। तो इसको दिखाते कैसे हैं, यानी कि ये क्या है, ये यक्स यश से दिखाते हैं इसके जीन्स को। जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, सेल्स होता है, सेल्स में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ये ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं बीच में। और इसके बीच में एक छोटा सा जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है और इसमें छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, वही क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन होता है। जीन के माध्यम से ये जो है और ये जीन्स किस पे होते हैं, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे पुरुषों में यक्स वाई, महिलाओं में यक्स होते हैं। तो यक्स क्रोमोसोम्स पे ये जो है जीन्स पे ये जो होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। महारानी जो विक्टोरिया थी उनमें भी ये था, लेकिन ये रोगी नहीं थी वो, लेकिन क्या थी, वो वाहक थी। क्या थी, वाहक थी। महारानी विक्टोरिया जी हीमोफीलिया रोग की वाहक थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया रोग की क्या थी, वाहक थी। उनके अंदर वो था कि उनकी संतानों में वो रोग होगा अगर किसी भी ऐसे जो सामान्य या इस तरीके से चार्ट के माध्यम हम लोग देखेंगे कि भाई किस में यह होता है कि कितने परसेंट जो है रोगी हीमोफीलिया के होंगे, कितने परसेंट जो है कैसे कैसे उनकी शादियां जब होती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि उनके पिता जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त थे, अब माता सामान्य थी या माता वाहक थी, तो उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी, यानी कितने परसेंट हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, कितने परसेंट सामान्य होंगे, कितने परसेंट जो है वाहक होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझा देंगे, आप लोग उसको समझ करके जो सही कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये है ना, ये इसमें क्या होता है, बस वही कहीं क्या फट जाए, कट जाए तो उसमें ब्लड का थक्का नहीं जाता। अच्छा, ब्लड का थक्का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ब्लड का थक्का हमारा कटने के बाद ही क्यों जमता है, क्यों नहीं अंदर जम जाता। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो यह भी तो है ना कि अंदर भी जम जाना चाहिए। अंदर इसलिए अंदर जमता क्योंकि हमारे शरीर में एक हिपैरिन क्या होता है, एक हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, इसको हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन जब कहीं कट जाता है तो क्या होता है कि हिपैरिन जब भी हवा के संपर्क में आएगा वो तुरंत जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, जो ये हमारा एक तरीके से प्लेटलेट्स होता है, जो ब्लड के 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से। आप देखेंगे कि एक जो कार्पसेल्स होती हैं, कणिकाएँ होती हैं, और एक प्लाज्मा होता है। तो ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं उसमें 3
प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेंस और वाइट ब्लड कॉर्पसेंस और प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स वगैरह होता है जो हमारे शरीर में जनरली 2 लाख से 5 लाख तक होना चाहिए, अगर उससे कम है तभी वही डेंगू नामक जो बीमारी होती है प्लेटलेट्स के घटने की वजह से हमारे शरीर में डेंगू नामक बीमारी हो जाती है, हमारा शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। और जब प्लेटलेट्स घटेगी तो प्लेटलेट्स का भी यही रोल होता है कि हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमने से जो है वो करता है, अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर थक्का नहीं जमेगा और पता चलेगा कि वो वापस उल्टी के वोटिंग के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, आरबीसी का क्या काम है, रेड ब्लड कॉर्पसेंस का क्या काम है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेते हैं तो 21% हमारे वातावरण में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वातावरण में हमारे कितने परसेंट, 21% ऑक्सीजन होती है और 78% क्या होती है आपकी नाइट्रोजन होती है। ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन होती है और 0.03% जो है CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होते हैं भैया, ऑक्सीजन हमको चाहिए। ऑक्सीजन जब हम ले लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और नाइट्रोजन भी चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है। लेकिन वहाँ से जब हमारा फेफड़ा क्या करता है कि ये ऑक्सीजन का जो है केवल 17 यानी 21% में 17% ही केवल कैच कर पाता है, बाकी 4% जो है वापस वो भी ये यानी नाइट्रोजन का तो कोई काम ही नहीं है, नाइट्रोजन पूरा 78 का 78% वापस चली जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वहाँ से फिर फेफड़े के माध्यम से जो है ब्लड में धमनी के द्वारा जाता है और ब्लड जो क्या करता है उसमें जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कॉर्पसेंस होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और ऑक्सीजन को ले जाकर के पूरी कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिकाओं में ले जाकर के जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और फिर वहाँ हमको एनर्जी मिलती है, जो ATP वगैरह बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह की, उसका चक्र क्रेब्स साइकिल वगैरह का लंबा चक्र है तो उसको आप जानेंगे। तो फिर 38 ATP हमारी होती है जिससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, हम अपने सारे कार्यों को करते हैं। तो फिर वहाँ से जो है टूट करके फिर धमनी के द्वारा तो ब्लड जाता है ऑक्सीजन को लेकर के, उसी को कहते हैं शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और जब वहाँ से कोशिकाओं से जब वो क्रिया हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसके बाद फिर वहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सीरा आती है, कहाँ तक, यानी हृदय तक आती है, हार्ट तक आती है, तो उसके बाद उसको वो अशुद्ध ब्लड हो जाता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी वो अशुद्ध ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन मिली होगी वो शुद्ध ब्लड होगा। तो फिर उसके बाद वहाँ आता है, कहाँ आता है, आपके हृदय में। तो हृदय फिर क्या करता है कि ब्लड को ले जाता है कहाँ पे, फेफड़े तक। कहाँ ले जाता है, फेफड़े तक। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़े देखेंगे आप कि ब्लड में एक तरीके से जो हमारी श्वसन होती है, श्वसन की क्रिया जो है, एक आप नहीं पढ़े होंगे कि भी नी शोषण का मतलब होता है कि जैसे एक्सपायरेशन का मतलब कि जो है हम हवा को केवल फेफड़े तक लेते हैं तो उसको नी शोषण कहते हैं, यानी और जो है फिर उसके बाद फेफड़े से हवा को बाहर निकालते हैं तो निह शोषण कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नी शोषण और नी शोषण में, तो यहाँ भी थोड़ा सा हमने वो हो गया। तो फिर क्या होता है कि ये वहाँ से ये आपकी ऑक्सीजन जो है बाहर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो ये इसमें क्या होता है फिर ये 17% जो अभी 4% जो ले लेगा, फिर ये वहाँ से फिर ये हो क्या कि 17% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी। तो ये 4.03 ये तो पूरा वापस चला आएगा, ये तो पूरा 78% वापस चला जाएगा। लेकिन ये कितना वापस आएगा, ये जो ये 17% एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये फिर ये 4.03% वापस आएगी। ये आप समझ लीजिएगा। ये तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और ये पूरा वातावरण में, तो इस तरीके से तो हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हीमोफीलिया से चर्चा हो रही थी। हीमोफीलिया इसी वजह से होता है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है जमता नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया नामक जिसको बीमारी हो जाती है तो जमता नहीं। हीमोफीलिया जो है X क्रोमोसोम्स पे संलग्न होता है, यानी मादाएँ उसके वाहक का काम करती हैं। पुरुष पे ये रोग दिखाई देता है, महिलाओं में ये रोग दिखाई देता है, लेकिन पुरुष इसके वाहक नहीं होते हैं। पुरुष केवल ये रोगी हो सकते हैं लेकिन वाहक नहीं होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप नर है या ये नर है, ये मादा है, ये क्या है,
ये मादा है। तो मादा में जो XX क्रोमोसोम होंगे सामान्य होंगे। अगर X पे H दिखा दिया गया एक X पे और एक साधारण है तो ये वाहक मादा होगी। क्या होगी? वाहक होगी। अगर दोनों XX पे H दिखा दिया गया तो ये क्या होगी? रोगी मादा होगी, रोगी मादा होगी। लेकिन सामान्य XY होगा, है ना, सामान्य अगर XY क्रोमोसोम्स हैं, अगर मान लीजिए X पे एक, क्योंकि इस पे तो एक ही X है, XY है तो X पे तो ये रोगी होगा, तो ये रोगी होगा। तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन? कि मान लीजिए किसी रोगी पुरुष किस रोग से? हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की शादी जो है एक तरीके से हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से हो जाती है तो उसकी संतानें कैसी होंगी, यानी कितने % जो है लड़के रोगी होंगे या कितने % वाहक तो होंगे ही नहीं लड़के, कितने % रोगी होंगे, कितने % सामान्य होंगे, या लड़कियां कितने % रोगी होंगी, कितने % वाहक होंगे, कितने % सामान्य होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ दिखाया गया है, इसको आप देख लेंगे कि ये नर रोगी है, क्योंकि भाई नर पे तो XY होंगे और X पे ही H का निशान, इसके जीन्स को हम X से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? X से, यानी ये X H, ये X से ही दिखाते हैं, इसको X से दिखाते हैं। ये आप देख लेंगे इसकी ये जीन है, इसके हीमोफीलिया की, इसके जीन को ऐसे दिखाया जाता है, इसको जीन को ऐसे दिखाया जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक चार्ट बन गया इस तरीके का। अब देखेंगे इसको दो भागों में बांट लिया गया, X H और ये Y यहाँ ले लिया गया। फिर ये अब इसको आप चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कि भाई एक बार ये दोनों से मिलेगा, एक बार ये दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो एक बार AX किससे मिला? इसी X से, तो X क्या हो गया? X क्या हो गया? रोगी मादा होगी या रोगी लड़की होगी, किसकी? हीमोफीलिया के रोग से ग्रसित हो जाएगी। तो 25% तो यही हो गया आपका, कैसे %? 25% ये हो गया। भाई 100 में अगर लिया जाए तो 25 से 25% होगा ना, 4 बच्चे हो रहे हैं तो कितना कितना हो रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे फिर ये इसका XH और फिर यहाँ से X लिया गया, क्या लिया गया? यहाँ से X लिया गया, तो क्या होगा? अब इसी एक ही X पे है तो क्या होगी? वाहक होगी, वाहक मादा होगी या लड़की होगी। ये भी कितने % होगी? 25% होगी। इसको भी आप दिखा देंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ से लिया गया, इसको तो ये तो दोनों से जुड़ गया। अब यहाँ से आप इसको दोनों से जोड़ेंगे, एक बार यहाँ से लिया गया, फिर यहाँ से लिया गया, ये Y है और ये XH है, तो XHY यानी ये रोगी पुरुष या लड़का होगा। ये भी 25% हो गया, ये भी 25% हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से Y है और यहाँ से सॉरी यहाँ दिखाया नहीं मैंने, इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये X है और ये Y है और ये X है, इसका मतलब XY है, यानी सामान्य पुरुष हो गया। तो ये भी क्या % हो गया? 25% हो गया। क्या %? 25% हो गया। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति की शादी किसी वाहक हीमोफीलिया स्त्री से हो जाती है तो कितनी % संतानें जो हैं उसकी आपकी सामान्य होंगी, सामान्य लड़का होंगी तो 25% सामान्य लड़का होंगी, या कितनी % जो है रोगी लड़के होंगे? 25% रोगी लड़के होंगे। कितनी % वाहक लड़कियां होंगी? 25% वाहक लड़कियां होंगी। कितनी % रोगी लड़कियां होंगी? 25% रोगी लड़कियां होंगी। तो इस तरीके से चाहे उसी भी दूसरे तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेके समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपका किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। ऐसा नहीं कि एक ही माध्यम में हो सकता है कि दोनों रोगी हों, तो दोनों रोगी में भाई क्या कितने कितने % होंगे। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये पुरुष भी है, ये पुरुष X H और Y, ये हो गया पुरुष हो गया, और यहाँ X H और X H, ठीक है। ये हो गया दोनों, ये हो गया आपका, इसको ये पुरुष को ऐसे दिखाते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मेल को, यानी ये मेल हो गया और ये फीमेल, यानी ये नर हो गया और ये मादा, ठीक है। यानी ये नर और ये मादा। आप देखेंगे चार्ट के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, तो इसको ऐसे चार्ट के माध्यम से बना लिया जाए। पहले ये X H Y, ठीक है, यहाँ भी बना लिया जाए ऐसे करके, चार्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ ये X H और X
एच। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको इन दोनों से एक बार मिलाएंगे, ये एक बार ये ऐसे आ गया और एक बार ऐसे आ गया। ठीक है, अब तो आया क्या, अब देखेंगे यक्स एच आया और यक्स एच आया। ठीक है, ये इस तरीके हो गया। फिर एक बार इसको, फिर इसी को एक बार इससे भी मिलाएंगे, यानी ये यक्स, ये मान ली बना लिया गया, क्या हो गया यक्स एच हो गया और ये यक्स एच हो गया। ठीक है, ये भी एच हो गया। फिर एक बार अब ये बचा है और ये दोनों से मिलेंगे, यानी यहाँ भी इसको थोड़ा सा ये वाला, हाँ ठीक है हो गया। अब इसको भी, इसको यक्स को यहाँ मिला लिया और इसे यहाँ मिला लिया, तो ये हो गया आपका, ये हो गया यक्स एच वाई, और फिर इसको यहाँ मिला लिया, यहाँ मिला लिया, तो यह हो गया कि यक्स एच वाई। ठीक है, अब देखेंगे भाई क्या है ये, आप यहाँ नोट कर लेंगे, ये क्या है मादा रोगी, मादा रोगी हो जाएगी, क्योंकि यक्स यक्स दोनों पीएच है किसकी, हीमोफीलिया की। कितने परसेंट, 25%, ये भी 25% है, और ये भी मादा रोगी, मादा या लड़की कह लेंगे इसको, मादा रोगी कितने परसेंट, 25%। ठीक है, ये भी देख लेंगे। फिर यहाँ यक्स एच वाई है, यक्स एच वाई है, तो नर रोगी किसका, हीमोफीलिया का, हीमोफीलिया ग्रस्त हो जाएगा, कितने परसेंट, 25%, ये भी आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी नर रोगी हो जाएगा, नहीं नर रोगी हो जाएगा, नर रोगी किसके, हीमोफीलिया के, नर रोगी कितने परसेंट, 25%। अब तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 25%, यानी 25% जो है पुरुष रोगी हो जाएंगे और 25% मादा, यानी सभी में यह रोग हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर नर और मादा दोनों एक तरीके से रोगग्रस्त हैं, तो क्या होगा कि दोनों उनकी संतानें जो है सभी में हीमोफीलिया के लक्षण हो जाएंगे, यानी 50% जो है, यानी ये दोनों 50%, हाँ 50% जो है, 50% ये लड़कियां होंगी और 50% जो लड़के होंगे, दोनों में जो है ये क्या होगा, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ट बना करके भी समझ सकते हैं, और जो भी ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि, तो उसको आप लगा करके देखते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।